हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपकी 9th क्लास की साइंस में जो आपको इम्पोर्टेंट डायग्राम देखने को मिलेंगे उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और 9th क्लास का जो पेपर है वो अपलोडेड है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी चैप्टर उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो जस्ट इस वीडियो के 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, घंटे बाद में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सारे वीडियोस प्रयास रहेगा कि आज की डेट में मिल जाएं, ठीक है ना, ताकि आप बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम दे पाओ। बाकी आपके इंग्लिश है, बाकी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का तो एकदम कंप्लीट हो चुका। कहने का मतलब आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी ईमेल, लेटर, स्टोरी, ठीक है ना, जितने भी टॉपिक है, पैराग्राफ वगैरह सब इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन आंसर सारे करवाए जा चुके हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हिंदी हो गया, आपके संस्कृत, एसएसटी, सब में आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने साइंस में इंपॉर्टेंट थोड़ा इस चीज़ को समझना, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर करोगे, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये है नाभिक, ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि ऊर्जा स्तर बताइए, किसी परमाणु का ऊर्जा स्तर क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या ये बीच वाला नाभिक है, नाभिक के बाद में जो पहली शैल होती है, कक्षा होती है, कक्ष, उसे कहते हैं के, ठीक है ना। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 शैलें बताई हुई, कक्ष बताए हुए हैं, ठीक है ना। नाम क्या हुआ इनका, नाम KLMN, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 2n² के हिसाब से, ठीक है। किसी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए पहली कक्षा है, तो यहाँ n की जगह हम 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए कि 2 आएंगे, ठीक है ना। अब दूसरी शैल है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो जब 2n², n की जगह हम क्या क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं ना, ये लो 2, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एल सेल में 8 आ सकते हैं। इसी प्रकार अपने जो एम है, एम में आ सकते हैं आपके 18, और एन है, इसमें आ सकते हैं 32, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, ठीक है। ये पहली होती हैं के, फिर एल, फिर एम और एन, ठीक है। इनका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको आगे डायग्राम जब आप थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखोगे तो बड़ी हेल्प होगी यहाँ से, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में कि किस प्रकार से इनको डील करोगे। जो 18, क्योंकि आपके लिए 18 तत्व दे रखे, उनके परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र, इनमें से आपको कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको एल्यूमिनियम का व्यवस्था चित्र पूछ ले तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे आप न्यूक्लियस, यानी बीच में जो केंद्रक होता है वो, जो हमने अभी बनाया। फिर देखिए कौन है सबसे पहले, हाइड्रोजन आया। तो हाइड्रोजन के लिए क्योंकि एक ही डॉट है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये बनाया, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखो, एक इलेक्ट्रॉन आपको रख देना है, ठीक है ना। अगला देखिए, हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया अपना लिथियम, लिथियम होते हैं 3, तो पहली सेल भरने के बाद ही दूसरी में रखना है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमने बनाया लिथियम के लिए, ठीक है। लिथियम 3 नंबर पे आता है, ये 2 रख दिए, ठीक है। अब क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 है तो एक बाहर और कक्ष, ठीक है ना। ये हो गया के, और ये हो गया एल, एल में एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, चाहे कहीं भी रख दो, ठीक है ना, कहीं भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे रख दिया। अब ऐसा नहीं करना कि हम इसमें जो हमने के सेल बनाया उसमें हम रख दें 1, और बाहर वाले में हम रख दें 2, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपने आ गया है, मान लीजिए सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम में जितना इसका परमाणु क्रमांक है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहली शेल में आपने 2 रखे, अगले में आप 8 रख सकते हैं, 8 रखेंगे, और लास्ट वाले में आप 1 रखेंगे, ठीक है ना। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाना है। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है, हूबहू ऐसा बनाने की कोई ऐसी है नहीं कि ऐसा ही बनेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखने इनके जो अंग होते हैं उनके, क्योंकि ये चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इनके बारे में एकदम डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इनके ऊपर जो MCQs बनते हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे,
ठीक है ना। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस डायग्राम को। इसके बाद में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है जंतु कोशिका, ठीक है ना। जंतु कोशिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है ना। जंतु कोशिका में प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो गोल्जी उपकरण, केंद्रक, ठीक है ना, और फिर हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, ये सारे याद रखना, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है आपके कान का, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कान का संरचना चित्र पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको कान का बनाना है, ठीक है। ये बाह्य कर्ण होता है, ये मध्य कर्ण कहलाता है, ये वाला पार्ट। और इसके बाद में जो लास्ट में ये होता है हिस्सा, इसे हम कहते हैं अंतःकर्ण, ठीक है ना। ये अंतःकर्ण है अपना, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो डायग्राम बताए जा रहे हैं उनकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला है आपकी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक जलीय चक्र बताइए। तो जलीय चक्र आपको ये पता होना चाहिए, किस प्रकार से इसके बारे में देख लेते हैं। ये सतही जल है जो वाष्पीकरण से ऊपर जाता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है। और इनसे क्या होता है, बादल, और बादलों से होती है वापस वर्षा, और वर्षा से पानी वापस आता है ज़मीन पे, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो इनका इस्तेमाल करने वाले मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, ये इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और बादल से पानी वाष्प बन के वापस जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पीकरण होता है, ये क्रिया आपस में चलती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है, ठीक है। अगला देखिए, नाइट्रोजन चक्र, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा नाइट्रोजन चक्र को, ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्र में विशेष क्या है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, इसके लिए कुछ जीवाणु होते हैं, आप जानते हैं, राइजोबियम हो गया, ठीक है। बिजली चमकती तब भी होता है, तब वो नाइट्रेट्स में चेंज हो जाते हैं, किसमें, नाइट्रेट्स में, ठीक है। वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। देखिएगा, अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में पड़ी है कितनी, 78% है, लेकिन उसका उपयोग पेड़ पौधे वगैरह सीधे नहीं कर सकते, तो वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कौन करते हैं, हरे पादप भी करते हैं और राइजोबियम भी करता है, ठीक है। ये करते हैं, प्लांट वगैरह को मिल जाएंगी, अब वहाँ से नाइट्रिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और अमोनीकरण, अमोनी से अमोनिया, अमोनिया जीव द्रव्य वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, अगर हरे पादपों से सीधे ही लिया जाता है, नहीं तो जीव जंतु हरे पादपों को खाते तो उनमें चली जाती है, ठीक है। अगर जीव जंतु की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, या उन्होंने जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागा है उनसे वो फिर से ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाएगी, वहाँ से नाइट्रेट्स में वापस चेंज हो जाएगी, और फिर नाइट्रेट बनेंगे, और फिर वापस वायुमंडल में ऐसे हरे पादपों से ली जाएगी, और चक्र ऐसे चलता रहेगा। और कुछ क्या होगी, वायुमंडल और औद्योगिक स्थिरीकरण, फिर वहाँ से नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रेट में बदलेंगे और वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी, और वापस उसी प्रोसेस से ये चलती रहेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला और लास्ट है अपना, जिसमें आपको कार्बन चक्र का ध्यान रखना है, ठीक है ना। कार्बन चक्र इस प्रकार का है, ठीक है। कार्बन चक्र मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक मौजूद है उसमें। तो एक तो तरीका हो गया कि पानी में कार्बोनेट होता है, ठीक है, जैसे चूना पत्थर बनता है, एक ही है। दूसरा है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं ये जो पादप इस्तेमाल करते हैं, पादप इस्तेमाल करते हैं, पादप खत्म होने के बाद कोयला भी बन जाता है, नहीं तो ये पेट्रोलियम के रूप में अपने इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो कार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल जंतु करते हैं, नहीं तो ये फिर सीधे वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। अगर इनका कार्बनिक यौगिक के रूप में उपयोग करें तो इनसे पेट्रोलियम भी बनता है और आपके अकार्बनिक कार्बोनेट भी बनते हैं, ठीक है, और श्वसन तथा विघटन होने से वायुमंडल में चली जाती हैं। इस प्रकार से ये आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।